नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो समांतर माध्य रहेगा, अरिथमेटिक मीन। ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी में दो ही चीज़ें बची है। एक तो ये देखिए समांतर माध्य है ना, इसके क्वेश्चन वो किस प्रकार के बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ हमारी समांतर श्रेणी में बची है कि जैसे आपके पास कोई भी 3 संख्या दे देगा, 5 संख्या दे देगा, 4 संख्या दे देगा, उन 4 संख्याओं का गुणनफल आपको दे देगा, उनका योग दे देगा, और सबसे छोटी सबसे बड़ी है ना, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं कि समांतर श्रेणी में अगर आपको सम संख्या माननी है तो किस प्रकार से आप मानेंगे, अगर आपको विषम संख्या माननी है तो किस प्रकार से आप वो संख्या मानेंगे। ठीक है, एक तो ये प्रश्न बचा है और एक समांतर माध्य से संबंधित प्रश्न बचा है ना। तो ये दो प्रकार के प्रश्न और बचे हैं। इसके साथ ही आपका ये समांतर श्रेणी का टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले जैसे समांतर श्रेणी के अंदर समांतर माध्य जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसमें दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं ना समांतर माध्य के। एक तो क्या बनता है कि जैसे दो आपको कोई भी संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए एक तो दो है ना, और एक संख्या जैसे आपके पास क्या है 24 है। अब इन दोनों के मध्य है ना, इन दोनों के मध्य अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए इन दोनों के मध्य समांतर मध्य हैं वो टोटल 10 है ना। इन दो संख्याओं के मध्य 2 और 24, इन दोनों के मध्य अगर 10 समांतर माध्य हैं तो इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि पांचवा समांतर माध्य वो आपसे पूछ सकता है, आठवां पूछ सकता है ना, सातवां पूछ सकता है। कोई भी एक समांतर माध्य आपसे पूछ सकता है ना, कोई भी दो नंबर देके। एक प्रश्न क्या बन सकता है कि इन जो टोटल 10 समांतर माध्य है ना, इन 10 का योग भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यहाँ से ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बनता है। जैसे ये देखिए आपसे कोई भी दो नंबर दे देगा, एक तो ए है ना, और दूसरा मान लीजिए बी है। ये दो संख्या हैं और इन दोनों संख्याओं के मध्य मान लीजिए कोई भी जैसे 20 समांतर माध्य आपने है ना दे दिए कि इन ए और बी के मध्य क्या है 20 समांतर माध्य हैं। तो इन जो 20 समांतर माध्य है ना, इसमें से जैसे दूसरा समांतर माध्य आपसे पूछ लिया या फिर टोटल जो 20 समांतर माध्य हैं इनका योग पूछ लिया। ये दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं 20 समांतर माध्य ले रहे हैं ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो संख्या उनके मध्य एक ही समांतर माध्य हो। तो सबसे पहले हम है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पूरी थ्योरी आपको साथ साथ वो लिख लेनी है। 4-5 प्रश्न हम यहाँ से करेंगे और इससे बाहर प्रश्न वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए शुरुआत करते हैं। जैसे दो हमने संख्याओं ले ली, जैसे ए और बी, आपके पास कोई भी दो संख्याएं है ना, ए और ये बी है, और इन दोनों के मध्य एक समांतर माध्य हमने मान लिया ए। ठीक है, समांतर माध्य को किससे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट वो करते हैं ना, कैपिटल ए है वो लिख दो या फिर एम भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप है ना डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ए से लिख लो क्योंकि ए ही है वो आपके 11th बुक में वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ए और बी। ठीक है, ये क्या है समांतर माध्य है। तो ये तीनों क्या है एक समांतर श्रेणी के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ए बी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये देखिए ए में से ए आप घटा दो, बी में से ए घटा दो, ये दो इन तीनों का अंतर क्या होता है, समान ही तो है। ये देखिए अगर तीन संख्या आपके समांतर श्रेणी में है, जैसे ये देखिए सार्वंतर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे 1 2 3, ये क्या एक समांतर श्रेणी है। तो 2 - 1 वो किसके बराबर होगा, 3 - 2 के बराबर ही तो होगा। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा जैसे एकदम आम भाषा के अंदर बताऊं तो पूरा समझा रहा हूँ एकदम बढ़िया से, ताकि समझ में आ जाए, कंसेप्ट को रटना ना पड़े कि किस प्रकार से समांतर माध्य निकालना है, किस प्रकार से आपको मतलब हर एक चीज़ एकदम छोटी छोटी स्टेप भी आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ ना, ताकि समझने के अंदर कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी टाइम है एग्जाम में, आराम से आप समझ सकते हैं। 2 4 5 बार 8 बार जितना भी आपको रिविजन करना उतना रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम है। तो एकदम बढ़िया से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है इसलिए पूरी एक एक स्टेप हम करने हैं। तो ये देखिए सार्वंतर समांतर श्रेणी की परिभाषा हम लगाएंगे तो ए माइनस ए वो किसके बराबर होगा, बी माइनस ए के बराबर होगा। फिर ए है वो पक्षांतरण कर देंगे ना, तो ये देखिए माइनस ए वो इस साइड आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा ए प्लस ए 2a हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से अगर आपके पास दो ही संख्याएं हैं ना और उनका आपको समांतर माध्य निकालना है तो आप यही तो काम करते हैं, इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, इतनी शायद टाइम पहले आपको पता नहीं होगा कि इस प्रकार से निकालते हैं, डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूला वो रट रखा होगा, लेकिन ये इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी दो है ना संख्या, जैसे आपके पास हो जैसे 1 और 3 है और इनका आपको समांतर माध्य पूछ लिया ना किस प्रकार से निकालेंगे, तो इनका समांतर माध्य ए बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3/2 है ना, एकदम आसान है। तो ये देखिए इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 2 3 ये देखिए एक समांतर श्रेणी बन गई है ना, जिसका सार्वंतर क्या है डी बराबर 1 है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है ना, ये नोट कर लेना आप साथ के साथ। तो ये तो इतना छोटा प्रश्न तो आपसे कोई नहीं पूछेगा ना, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है ना, तीसरी चौथी क्लास में आता है, तो ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं दे दी है ना, जैसे कोई भी आपके पास है कोई भी दो संख्या आपको दे दी, उनके मध्य मान लीजिए n समांतर माध्य हैं, तो वो प्रश्न आप किससे करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर आप वो लिख लीजिए, हेडिंग वो लगा लीजिए वापस से, समांतर माध्य पद ज्ञात करना। ठीक है, समांतर माध्य पद ज्ञात करना, माध्य पद ज्ञात करना। ठीक है,
यहाँ से कुछ क्वेश्चन वो बन सकते हैं, ये तो सबको पता है ना, ये क्वेश्चन वो कभी नहीं आता एग्जाम में। तो ये देखिए इसके अंदर आपके पास जैसे यहाँ पर तो एक ही हमने समांतर माध्य निकाला, हो सकता है इन दोनों के मध्य है ना 2 समांतर माध्य हो, 5 हो, 10 हो, तो किस प्रकार से आपको समांतर माध्य पदों ज्ञात करना वो थोड़ा सा आपको सीखना है ना। तो ये देखिए आपके पास जैसे पूरा थ्योरी के अंदर ही लिख लो ना साथ के साथ ही, जैसे ए और बी के मध्य है ना, ए और बी के मध्य ऐसी संख्या जो समांतर श्रेणी बनाती हैं, समांतर माध्य पद कहलाता है। ठीक है, समांतर माध्य पद कहलाता है, समांतर माध्य पद कहलाता है। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है मैंने ऊपर, मैंने आपको बताया भी था। जैसे यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 है ना, एक हमने जो प्रश्न किया था ये क्या एक समांतर श्रेणी तो है, तो इसके अंदर ये देखिए बीच वाला जो हमने 1 और 3 का जो समांतर माध्य निकाला था, मान लीजिए ए का मान तो क्या 1 है और बी का मान क्या है 3 है, और इसका हमने समांतर माध्य निकाला था वो क्या आया था 1 + 3/2 ही तो आया था। तो ये देखिए समांतर माध्य 2 आया है ना, ये समांतर माध्य हमने लिख दिया, तो ये एक समांतर श्रेणी तो है जिसका सार्वंतर क्या है डी बराबर क्या है 1 है। और यही बात हमने थ्योरी के अंदर लिखी है कि समांतर माध्य पद ज्ञात करना, तो ए और बी के मध्य ऐसी संख्या है जो समांतर श्रेणी बनाती है, तो बीच वाले जो भी पद हैं वो क्या कहलाते हैं समांतर माध्य पद कहलाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हम कोई भी एक समांतर श्रेणी लेते हैं, जैसे ए और बी है ना, ये दो हमने संख्याएं ले ली और इनके मध्य हमने n समांतर माध्य वो लिख दिया। ठीक है, जैसे a1, ठीक है, a2 है ना, a2 a3 डॉट 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 an है ना, ये n क्या है समांतर माध्य है। जैसे ऊपर यहाँ पर ये एक ही समांतर माध्य था, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या ले लिए n समांतर माध्य वो मान लिए a और b के मध्य। यहाँ से हम ये देखिए सार्वंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे है ना, सार्वंतर हमको निकालना है, तो टोटल पद आप देखेंगे ना, ये देखिए एक ये क्या आपके पास समांतर श्रेणी है ना, ये क्या है आपके पास समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी के अंदर टोटल पदों कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए है ना, इतने की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो क्या है n पद है ना, ये तो n पद हो गए, एक पद ये रहा है ना a, एक पद ये रहा b, तो टोटल पद कितने हैं n+2 पद है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये देखिए नीचे लिख रहा हूँ, इस आपने जो समांतर श्रेणी लिखी है इसके अंदर टोटल पदों कितने हैं, ये देखिए इसके अंदर आप टोटल पद लिखेंगे तो यहाँ से ये देखिए यहाँ तक टोटल पद कितने हो गए n+2 पद है ना, n+2 पद हैं। तो ये देखिए एक पद तो ये वापस से समझ लो है ना, ये देखिए n+2 पद हो कैसे हुए, n तो आपने क्या मान लिया समांतर माध्य मान लिया है ना, एक पद ये है एक पद ये है, तो n+1 और +1 n+2 पद हो गए। अब यहाँ पर ये देखिए आपने फॉर्मूला मतलब लिखा होगा, सबसे पहली क्लास में मैंने लिखवाया था कि nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है tn बराबर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है tn बराबर a + n-1d। यहाँ से हम d का मान निकालेंगे ना, यहाँ से हम d का मान निकालेंगे सार्वंतर का, उसके बाद पहला पद हम निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा, और यही तो क्या है समांतर माध्य पद है। तो ये देखिए ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये तो nवें पद के लिए, इसके अंदर आप देखेंगे तो n+2 पद है, तो ये देखिए इसके अंदर वो इंप्लाई कर दो इसको, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा tn+2 है ना, और tn+2 पद क्या है b है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा b के बराबर आ जाएगा। पहला पद आपके पास क्या है a है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए आपके पास है प्लस n की जगह क्या है n+2 है, तो ये देखिए लिख दीजिए n+2 और माइनस का 1 है ही, और ये देखिए यहाँ पर वो बाहर डी आ जाएगा, तो ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं b बराबर a प्लस और n+2 - 1 है तो क्या बच जाएगा n+1 बच जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा d आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास है वो d बराबर क्या आएगा, d बराबर आएगा आपके पास b माइनस का a अपॉन क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपने क्या निकाल लिया सार्वंतर निकाल लिया। एक मिनट बीच में डिस्टेंस के लिए सॉरी। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों हमने सार्वंतर वो निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए सार्वंतर की आवश्यकता क्यों पड़ी वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक बार थोड़ा सा वापस से देख लीजिए। सबसे पहले आपने दो संख्याएं मानी है ना, एक तो पहली संख्या a मान ली, दूसरी संख्या आपने b मान ली, और इन दोनों के मध्य n समांतर माध्य आपने a1 a2 a3 an मान लिया। ठीक है, तो टोटल पद है ना ये क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई, तो इसमें टोटल पद कितने n+2 है। अब ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने का फॉर्मूला आपके पास ही है, तो इस समांतर श्रेणी है दी हुई, इसके अंदर n+2 पद हैं, तो n की जगह n+2 लिख दिया, और n+2 पद आपने है वो b है वो मान ही रखा है, तो b यहाँ पर रख दिया, पहला पद a है, फॉर्मूला आपने लगा दी, यहाँ से आपके पास क्या आ गया सार्वंतर आ गया। अब देखिए सार्वंतर आपको निकालना है, उसके बाद पहला जो आपका समांतर माध्य a1 है इसका मान वो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक समांतर श्रेणी आपने ले ली 1 3 5 7 9, ठीक है 11, ये एक आपने क्या मान ली समांतर श्रेणी वो मान ली। तो इसमें ये देखिए ये तो क्या है a है, ठीक है, ये देखिए इससे तुलना कर रहा हूँ ना,
इससे मैं तुलना कर रहा हूँ तो पहला पद ए है, इसका मान तो क्या है 1 है, और 11 क्या है बी है, और इनके मध्य ये 4 क्या हो गए समांतर माध्य हो गए। ठीक है, जैसे ये 3 है वो तो क्या है A1 है, ये A2 है ना, ये A3 है, और ये क्या है A4 है। मतलब 1 और 11 के मध्य 4 समांतर माध्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताएंगे, ये तो A1 का मान तो कितना है 3 है, A2 का मान कितना है 5 है, A3 का मान कितना है 7 है, और A4 का मान कितना है 9 है। तो ये एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, फिर है ना क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सारवंतर का ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से डी का मान आपके पास क्या आएगा 11 है ना, बी 11 माइनस ए का मान कितना 1 है, और n+1 टोटल कितने हैं 4 समांतर माध्य आपको निकालने हैं, तो 4 + 1 क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से देखिए डी का मान कितना आ जाएगा 10/5 मतलब 2 है, वो डी का मान आ जाएगा। अब आपको ये देखिए पहला समांतर माध्य निकालना है, A1 का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका पहला पद है उसके अंदर आप क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर है वो जोड़ देंगे। ठीक है, A+D है ना। इसी प्रकार अगर आपको दूसरा समांतर माध्य निकालना है तो आपको क्या करना है, A+2D करना है ना। इसी प्रकार से तीसरा अगर समांतर माध्य पूछा जाए तो A+3D करना है। इसी प्रकार चौथा समांतर माध्य तो A+4D करना है। यह आपको ध्यान में रखना है, जो भी समांतर माध्य निकालना है उसी को आपको D से गुणा करना है और पहले पद में जोड़ देना है ना। तो ये देखिए A+D, A का मान कितना है 1 है, D का मान कितना है 2 है, तो ये देखिए 3 आ जाएगा, और यही तो है पहला समांतर माध्य जो आपने सीरीज मानी है उसके अनुसार है ना। इसी प्रकार से ये देखिए दूसरा समांतर माध्य A+2D है ना। तो ये ध्यान रखना, रटने की आवश्यकता नहीं है, जो भी समांतर माध्य आपसे पूछा जाए पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आपको क्या करना है पहले पद में है ना सारवंतर है उसको उसी से गुणा कर देना। जैसे तीसरा समांतर माध्य पूछे तो 3 से गुणा कर दिया, चौथा समांतर माध्य पूछे तो 4 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब ये देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है ना, ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है, क्योंकि दिक्कत भी हो सकती है। जैसे ये देखिए अगर आपसे पूछे एनवे पद का जो निकालने का फॉर्मूला है वो तो क्या है n-1 आता है यहाँ पर, और इसके अंदर जो समांतर माध्य है ना वहाँ पे क्या आएगा n आएगा। जैसे एनवा अगर आपको कोई an पूछ ले, an का मतलब क्या है, कैपिटल ए वो किसको डिनोट करता है, समांतर माध्य को है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कैपिटल ए है। वैसे एग्जाम के अंदर कोई आपको ना ये चिन्ह देगा तो साथ में लिखेगा कि ए क्या है, समांतर माध्य। फिर भी आपको ना थोड़ा सा याद रखना है, ए एन अगर पूछ ले, जैसे एनवा समांतर माध्य पूछ ले, तो अभी भी हमने बात हो किया पहला पद प्लस सारवंतर, और किसको सारवंतर को किससे गुणा करना है, जो भी आपको समांतर माध्य पूछा जाए, अगर एनवा पूछा जा रहा है तो एन से गुणा कर देना। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर तो क्या आता है एन डी आता है, और एनवे पद में क्या आता है n-1 आता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। अभी देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, और उसको भी हम करते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या पता एक टॉपिक छोड़े और वहीं से प्रश्न वो बन जाए ना, तो छोड़ना नहीं है, याद करना है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन एकदम इजी सी, या फिर पहले जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वो लिख लीजिए ना, वो भी अच्छा है, थ्योरी के अंदर लिख लीजिए उसको। तो ये देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं किस प्रकार से आपको निकालना है। मैं वीडियो को रोक के ना लिख लेता हूँ, और साथ में 3-4 प्रश्न भी नोट कर लेता हूँ, ताकि बार बार वो लिखने के अंदर वो टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो ये देखिए वीडियो को रोक के मैंने लिख लिया है। यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था ना, इधर जो मैंने आपको समझाया था वही मैंने यहाँ पे थ्योरी के अंदर लिख दिया है, ताकि आगे आप जब नोट्स पढ़ें है ना तो सब चीज़ें वो समझ में आ जाएं। तो देखिए किस प्रकार से आप समांतर माध्य हैं वो निकालेंगे, इसकी विधि क्या है। सबसे पहले जो भी दो आपको संख्याएं दे रखे हैं ए और बी है ना, उसके मध्य अगर आपको एन समांतर माध्य हो निकालने, तो सबसे पहले तो आपको सार्वंतर डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से फॉर्मूला है ये मैंने आपको यहाँ पर वो बता ही दिया। तो अगर याद नहीं रहता है तो आराम से आप निकाल भी सकते हैं, 5 सेकंड का ये चीज़ है ना, 5 सेकंड का है, लेकिन याद हो भी जाएगा है ना। जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से पहला नंबर वो घटा देना, और n+1 से आपको भाग देना है, तो आपके पास वो सार्वंतर आ जाएगा। और उसके बाद पहला समांतर माध्य आपको मैंने बताया था, पहला समांतर माध्य निकालना है, मतलब जो भी सार्वंतर है उसको पहला निकालना है तो 1 से गुणा कर देना, और पहले पद है वो जोड़ देना। ठीक है, दूसरा निकालना है तो सार्वंतर को 2 से है ना गुणा करना है, और पहला पद है वो जोड़ देना। ये देखिए यहाँ पर जैसे दूसरा सार्वंतर है A+2D, एनवा समांतर माध्य निकालना है तो A+ND हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम वो प्रश्न करेंगे। अभी देखिए 4-5 मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें से एक 2011-2012 वाली एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, वो भी मैंने नोट कर लिया है। तो ये प्रश्न हम कर लेते हैं ना। तो पहला प्रश्न आपके पास क्या है, 10 से और 25 के मध्य 4 समांतर माध्य ज्ञात करो ताकि समांतर श्रेणी बन जाए, है ना। तो ये देखिए ए का मान आपको क्या दे रखा है, ये देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले ये देखिए आपको क्या करना है, 10 और 25 है ना, ए का मान आपको दे रखा है, बी का मान आपको दे रखा है। ये देखिए ए का मान तो 10 है, और बी का मान आपके पास क्या है 25 है,
और इसके मध्य है ना 10 और 25 के मध्य 4 समांतर माध्य आपको निकालना है। तो ये देखिए ये A1, ठीक है, ये A2 और ये A3 और ये A4 है ना, ये लिख दिया आपको। और समांतर श्रेणी बनेगी, ये तो आपको पता ही है कि समांतर माध्य हैं, और तो ये क्या बनती है, समांतर श्रेणी वो बनती है। तो क्या काम करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है ना, सारवंतर निकालना है। सारवंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस का A/n+1। एक चीज़ किया करो आप, है ना, ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनको आप जैसे ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन करते हैं, रफ कॉपी के अंदर करते हैं, निकालते हैं, कहीं से भी निकालते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक ही तरीके से कंप्लीट प्रश्न वो करने हैं। दूसरा, जो भी आप प्रश्न निकाले तो उसके फॉर्मूले आपको साथ के साथ वो लिखने हैं, ताकि एकदम बढ़िया तरीके से वो याद हो जाए ना। फॉर्मूले की वजह से एक भी प्रश्न वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबने देखा होगा पेपर इतने बढ़िया लेवल के प्रश्न वो पूछे जाते हैं कि एग्जाम के अंदर 60-70 क्वेश्चन से आगे कोई बढ़ ही नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, इतनी तैयारी करनी है कि कोई भी इजी प्रश्न हो वो आपका गलत नहीं हो। और हर एक पेपर में, है ना, जैसे अभी सेकंड ग्रेड है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, कॉलेज के अगर उतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते तो आराम से आप 70-75 क्वेश्चन वो कर सकते थे, और इससे ज़्यादा बहुत ही कम गुंजाइश है, क्योंकि इतनी स्पीड है वो नहीं हो पाती है। स्पीड वैसे ही बढ़ेगी जैसे आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो जैसे आज आपसे ना 2.5 घंटे के अंदर मान लीजिए 50 प्रश्न होते हैं, तो अगर आप 2-3 महीने मेहनत करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो यही 2.5 घंटे के अंदर आप आराम से 70-80% तक पहुंच जाएंगे। और अभी आपके पास लगभग 12 महीने का समय है। अगर आप डेली के मैथ को प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप 100% तक टच कर सकते हैं। बाकी आप सबको पता है कि पेपर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि पेपर इजी है तो आराम से 100 से ज़्यादा भी हो जाएंगे, पेपर अगर थोड़ा टफ है तो 80 क्वेश्चन के आसपास ही रह सकते हैं। तो वो तो आपको ना, लेकिन सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ होगा, उसमें आपको ये है ना कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करना, ऐसा प्रश्न आए, सबसे पहले सारवंतर का फॉर्मूला आपने लिख लिया, D=B-A/n+1। ये एग्जाम के अंदर नहीं लिखना है, लेकिन घर पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले लिखने हैं, ताकि फॉर्मूले एकदम कंटेस्ट हो जाएं, एग्जाम के अंदर लिखने की आवश्यकता ही ना हो। तो यहाँ से देखिए सारवंतर निकाल लेना। तो बी का मान आपके पास क्या 25 है, ए का मान आपके पास क्या 10 है, और एन का मान कितना दे रखा आपको 4 दे रखा है, तो 4 + 1, n+1 का भाग देना है तो 5 का आप भाग देंगे। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा 15/5, और डी का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए पहला समांतर माध्य A1 का है वो कैसे निकालेंगे, A प्लस और यहाँ पर सारवंतर, और सारवंतर को किससे गुना करेंगे 1 से करेंगे, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो A का मान तो कितना है 10 है, प्लस डी का मान कितना है 3 है, तो ये देखिए 13 आ गया, है ना। दूसरा समांतर माध्य A2 का मान A प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 10 प्लस और 2 को डी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये देखिए 16 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए तीसरा समांतर माध्य A+3D, बहुत आसान है ना। तो ये देखिए 10 प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 19 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए चौथा समांतर माध्य A प्लस क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस और यहाँ पर 12, और ये देखिए 22 हो गया, ठीक है। और ये देखिए एक समांतर श्रेणी है वो बनेगी 10, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 13, इसके बाद ये देखिए 16, फिर 19, फिर 22 और लास्ट में क्या है 25 है। तो ये देखिए एक समांतर श्रेणी भी बन गई, ठीक है। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेकिन ऐसा प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना नहीं है। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, जैसे दूसरा प्रश्न है या इससे भी अच्छा प्रश्न है, ये देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है 2011 के अंदर, एम का मान पूछ सकता है आपसे, है ना। इसी प्रकार का एक ये प्रश्न है, एक और 5वां प्रश्न है, 4-5 प्रश्न हम करेंगे इस तरीके के, और इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन संभावना थोड़ी कम है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए आगे वाला प्रश्न क्या है, 2 और 26 के मध्य 7 समांतर माध्य हैं, तो तीसरा समांतर माध्य मतलब A3, है ना, और 5वां समांतर माध्य मतलब A5, ये 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, है ना। यहाँ पर तो आपको जो 4 समांतर माध्य हैं चारों समांतर माध्य ही पूछ लिए। अब क्या कर लिया एग्जाम के अंदर कोई एक फिक्स पूछेगा, ऐसा थोड़ी है कि 4 पूछेगा आपसे, एक पूछेगा, हो सकता है तीसरा पूछ ले, 5वां पूछ ले, 8वां पूछ ले, कोई सा भी वो पूछ सकता है, लेकिन निकालने का तरीका क्या है, सेम ही है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सारवंतर निकालना पड़ेगा, और सारवंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है, D=B-A/n+1, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो B का मान तो कितना है 26 है, A का मान कितना आपके पास 2 है, और N का मान कितना है 7 समांतर माध्य हैं, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 24, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो D का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको एक तो ये देखिए तीसरा समांतर माध्य पूछा है A3 का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल है, A प्लस और सारवंतर है उसको किससे गुना करना है, जो भी पद आपसे पूछा है तीसरा पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए A का मान तो कितना है 2 है, सारवंतर आपने निकाल ही लिया 3, तो ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, एक तो है ना तीसरा समांतर माध्य तो। और इसी प्रकार से ये देखिए 5वां समांतर माध्य आपके पास क्या आ जाएगा A5 हो, क्या आ जाएगा A+5D, ठीक है। तो A का मान तो कितना है 2 है, और ये देखिए यहाँ पर 3, और 15 और 2 कितने हो गए 17 हो गए, ठीक है। एकदम आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, ओके। और ये 2011 में एग्जाम में पूछा ही गया है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया,
जैसे ऊपर तो आपको बता रहा था कि इसके अंदर 7 समांतर माध्य हैं, यहाँ पर बता दिया यहाँ पर 4 समांतर माध्य हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोल दिया कि m समांतर माध्य हैं और m का मान ही पूछ लिया और आपको एक समांतर माध्य दे दिया। देखिए 5वां समांतर माध्य 27 है वो दे दिया, तो फिर क्या करना है, सेम टू सेम वही काम करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सार्वंतर डी का मान वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या आता है, डी का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस का ए अपॉन एन प्लस 1 है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपके पास सार्वंतर आ जाएगा। तो ये देखिए बी का मान तो कितना है, ये तरह, और माइनस के अंदर ए का मान कितना है, 7 है, और नीचे क्या आ जाएगा, एन की जगह आपके पास क्या है, एम दे रखा है, तो एम प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, एम प्लस 1। तो गितर में से आप वो 7 घटाएंगे तो आपके पास वो कितना बचेगा, गितर में से 1 गया तो 70, 70 में से 6 तो 64, ठीक है, और नीचे आपके पास एम प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, सार्वंतर आपने निकाल लिया। फिर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल दिया कि 5वां समांतर माध्य मतलब A5 का मान वो दे रखा है। तो देखिए A5 का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, है ना। तो इसके अंदर वैल्यू हो लिख दीजिए, इसका मान आपको 27 है, प्रश्न के अंदर दे रखा है, तो बराबर किसके होगा, 27 के होगा। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए A का मान तो कितना है, 7 है, 5, और D का मान आपने अभी भी वो निकाला ही है, 64 बट्टा क्या हो जाएगा, M प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, वो 27 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसको सोल्व कर लेना, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7m प्लस 7 प्लस, ठीक है, 5 को 64 से आप गुणा करेंगे तो ये देखिए 5 चौक 20, 0 2 5 एक 30 और 2 32, और बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 27m, और प्लस क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब m वाले पद वो एक साइड कर लो, है ना, और जो न्यूमरिक वैल्यू है वो एक साइड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये m उस साइड जाएगा, तो 27m माइनस 7 क्या हो जाएगा आपके पास, 20m बच जाएगा, और ये 320 है और ये 7 है, 327 हो गए, और 327 में से 27 आप घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 300 बचेगा। और यहाँ से आपके पास ये देखिए m का मान कितना आ जाएगा, 300 बट्टा 20, और शून्य से शून्य आपने काट दी, m की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, और ये आपके पास क्या है, राइट आंसर है। तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक आप मान सकते हैं ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही है। इस प्रकार का क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, इसके बाद अभी तक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन वो नहीं आया, ठीक है। और अगर जैसा इस बार सेकंड ग्रेड का पेपर आया, अगर वैसा ही पेपर आता है तो संभावना कम ही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा लगभग 30-40 प्रश्नों 11वीं 12वीं से आए हैं, तो 30-40 प्रश्नों में ऐसा प्रश्न वो नहीं बनता है ना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे वाली जो एग्ज़ाम होगी उसमें 30 ही प्रश्न नहीं हो सकता है, वापस से जो सेम पैटर्न है, अभी आपने देखा होगा जैसे दिसंबर में जनरल जो डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद जो साइंस के डिपार्टमेंट वाला जो पेपर था वो पुराने वाले पैटर्न के ऊपर ही आया था एकदम, कि जो स्कूल में 90 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 9th-10th के 10-15 प्रश्न हो गए और 75 के आसपास, वो 11वीं 12वीं है, उसी पैटर्न के ऊपर वो साइंस के डिपार्टमेंट वाला पेपर आया था, जो कि हूबहू जो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम कोर्स करवाया था, उसके अंदर लगभग आपको आराम से 100-110 क्वेश्चन और आराम से मैथ के वो मिल गए होंगे, है ना। लेकिन जो पैटर्न से इस बार कैसा भी पेपर आए, आराम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बेझिझक होकर जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अगर उतना भी कर लेंगे, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, चाहे वो 11वीं 12वीं हो। कॉलेज वाले के अंदर प्रैक्टिस क्या है, जो भी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है उनको रट लो, और जो छोटे क्वेश्चन है वो तरीका आपको ध्यान में रखना है ना। कॉलेज के अंदर इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, और स्कूल के अंदर आप ऐसा नहीं बुक ले आओ, उसको मतलब 2-3 बार आप निकाल लो, इससे आपका काम वो चल जाएगा आराम से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पर आपको दे रखा है एक और 51 के मध्य n समांतर माध्य है ना, n समांतर माध्य A1 A2 A3 डॉट 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 an है, यदि चौथे और सातवें माध्यों का अनुपात आपको 3:5 दे दिया, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, A4 और A7, इसका अनुपात आपको 3:5 दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है, और आपको n का मान पूछा है। जैसे यहाँ पर जो 2011 वाला प्रश्न था उसके अंदर तो आपको A5 का मान दे रखा था और आपको m का मान पूछ लिया, इसके अंदर आपको दो है ना, चौथे और सातवें माध्य का अनुपात दे दिया और फिर आपको n का मान पूछ लिया। तो सेम टू सेम वही तरीका है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए b-1 मतलब b का मान कितना है, 51 है, माइनस का 1 अपॉन n+1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50/n+1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है, ये देखिए A4 और A7 का अनुपात दे रखा है, तो जो दे रखा है उसी प्रकार से आपको चलते जाना है। तो A4 आपके पास क्या होता है, A+3D, है ना, और A7 का मतलब क्या आपके पास A+7D। तो मैं डायरेक्ट ये देखिए वैल्यू हाउ लिख रहा हूँ यहाँ पर, A4/7 इसके अंदर ना वैल्यू हाउ लिख रहा हूँ। तो A का मान तो आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है, 3, और D का मान आपके पास क्या है, 50/n+1, ठीक है। और नीचे आपके पास A7, ये देखिए A+7, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 50/n+1, और ये देखिए किसके बराबर आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर, 3/5 के बराबर वो दे रखा है। अब क्या करना है, वही काम, सबसे पहले n+1 वो एलसीएम ले लो, है ना, और फिर वज्र गुणा कर दो, और n का मान, n वाली टर्म वो एक साइड ले लो, न्यूमरिक वैल्यू एक साइड कर लो, और लास्ट में आपके पास वो n का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, n+1 वो एलसीएम ले रहे हैं। तो देखिए ऊपर वाले एलसीएम यहाँ से इस स्टेप से भी, 1 मिनट, ये देखिए
इस स्टेप से भी n+1 एलसीएम आएगा और नीचे वाली स्टेप से भी n+1 एलसीएम आएगा। तो n+1 से n+1 हम क्या करते हैं, डायरेक्ट है वो मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं सीधी स्टेप वो लिख रहा हूँ, ये देखिए 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए n+1 हो एलसीएम आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा n+1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 × 3 है ना, तो ये देखिए 150, ठीक है। और नीचे n+1 एलसीएम है और नीचे वाली स्टेप से भी n+1 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, n+1 प्लस 7 × 50 है तो 350 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक। 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। ये देखिए यहाँ पर आपसे चौथा समांतर माध्य वो दिया हुआ है ना, चौथा समांतर माध्य दिया है तो a+4d आएगा, ठीक है। a+4d आएगा तो ये देखिए एक मल्टीप्लाई करने के अंदर भी दिक्कत कर दी है हमने, आंसर वो नहीं मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सुधार कर लेते हैं ना, क्योंकि चौथा समांतर माध्य दे रखा है तो a+4d आएगा, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर है ना, ये देखिए n+1, ठीक है, n+1 प्लस 50 × 4 200 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास n+1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 350 बराबर 3/5, ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है वो कर दी, उसको दूर कर लीजिए, है ना। अब ये देखिए आगे आप करेंगे यहाँ से, तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5n + 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000, ठीक है, बराबर आपके पास 3n + 3 और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 35 को 3 से 105, तो ये देखिए 1050, ठीक है। अब ये देखिए n वाली टर्म वो एक साइड कर लीजिए, तो 5n - 3n क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। और ये देखिए 1050 में से 1000 आप घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। और इधर आप ये देखिए 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 2n = 48 और यहाँ से आपके पास n का मान कितना आ जाएगा 48 में 2 का आप भाग देंगे तो 24, ये आपके पास क्या है n की वैल्यू है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, थोड़ा सा आप है ये ध्यान रखना ना, लिखने के अंदर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो ऑप्शन एग्जामिनर उसी प्रकार से देता है, जो ज़्यादातर मिस्टेक हो सकती है वो आपको सबसे पहला ऑप्शन वो मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपको चेक करने का मौका ही ना मिले कि आपने क्या मिस्टेक कर दी, क्योंकि आपके पास इतना कम टाइम होता है। जो भी आपने आंसर निकाला अगर आपको ऑप्शन दिख गया तो फिर आप वो क्या कर देते हैं, गुड का निशान वो लगा देते हैं। तो थोड़ा सा आप करते टाइम चाहिए 10 सेकेंड हो ज़्यादा ले लो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक वो नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए है ना, आपने जैसे यहाँ पर जैसे मैंने 3D लिख दिया है ना भूल के अंदर, वैसे आपने भी 2D 3D कुछ लिख दिया और लास्ट में मान लीजिए आपके पास जैसे यहाँ पर आंसर आ गया 25 है ना, और पहला ऑप्शन है या फिर बी है, सी है, डी है, एक भी ऑप्शन आपके पास जैसे क्या हो गया 25 हो गया, तो आपने 1 मिनट के अंदर ये प्रश्न सोल्व किया और लास्ट में आपने गलती भी कर दी। तो ऐसा इजी प्रश्न है जहाँ से आपके 2 नंबर पक्के थे, है ना, एक टाइम भी आपने है ना दे दिया, 2 नंबर आने थे, लेकिन गलती कर दी थोड़ी सी मिस्टेक के लिए और आपकी क्या हो जाएगा फिर यहाँ से स्कोर क्या जाएगा माइनस के अंदर 0.66, ठीक है। तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, आप सबको पता है कि 1% जो सही होना था अगर गलत कर दिया तो आप -2.66 से नंबर से ना पीछे चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, 10 सेकेंड ज़्यादा लग जाए लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक वो नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर ये देखिए एक और लास्ट प्रश्न है इस मेथड के ऊपर, 1 और 31 के मध्य है ना m समांतर माध्य है, 7वें और m-1। मैंने लगभग हर प्रकार का प्रश्न वो ले लिया है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। सबसे पहले अगर आप प्रश्न देखेंगे, ये देखिए सबसे पहला प्रश्न एकदम नॉर्मल प्रश्न 4 समांतर माध्य, दूसरा प्रश्न 7वां समांतर माध्य है ना और 5वां समांतर माध्य किस प्रकार से, तीसरा प्रश्न आप देखेंगे तो m का मान आपसे पूछ लिया, 5वां समांतर माध्य देखिए। अगर अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपसे n का मान पूछ लिया जबकि 2 माध्यों का अनुपात दे दिया। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो ये देखिए इसके अंदर आपको m समांतर माध्य है, 7वें और m-1वें माध्य का अनुपात दे दिया और फिर m का मान पूछ लिया। तो इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न वो नहीं बनता है। तो सेम ही तरीका है, सबसे पहले क्या निकालो आप d का मान निकालो, तो d का मान b-31 माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा m+1 आ जाएगा, ठीक है, 31 - 1/30 है ना और m+1। अब ये देखिए आपको क्या दे रखा है, a तो a7 दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो a7 दे रखा है और एक आपको am-1 दे रखा है और इन दोनों का अनुपात आपके पास क्या दिया हुआ है प्रश्न के अंदर 5/9 दे रखा है, ठीक है। 5/9 क्या दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है ना 5/9। अब देखिए इसको आप आगे है वो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वही काम है ना, a7 का मतलब क्या है ना 7वां समांतर माध्य है तो a+7d है ना। ये देखिए एकदम नॉर्मल है याद करने का तरीका। अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो जो भी है ना, जो जितना नंबर का भी आपको समांतर माध्य निकालना है उसको आपको d से गुणा करना है और पहला पद वो जोड़ देना है। और एक आपको क्या है am-1, तो इसका मतलब क्या है a+
और यहाँ पर सार्वंतर को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m-1 से वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ है वो यहाँ पर लिख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए a से 1 की जगह आप क्या लिख दो, a का मान तो क्या दे रखा है आपको प्रश्न के अंदर, 1 है वो दे रखा है, तो 1 + 7 और d का मान आपके पास क्या है 30/m+1। ठीक है, इसी प्रकार से m-1 का समांतर माध्य, इसका भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा m-1 और d का मान आपके पास क्या है 30/m+1। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 5/9 के बराबर वो दे रखा है। अब वही सेम टू सेम तरीका जो ऊपर वाले प्रश्न के अंदर हमने किया था, एलसीएम ले लो और फिर करो मल्टीप्लाई वो कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या आएगा m+1 प्लस 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 7 × 21 210 हो जाएगा। और नीचे भी आप देखेंगे तो m+1 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 30m माइनस के अंदर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कोष्टक को ओपन किया और एलसीएम से एलसीएम m+1 से m+1 वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5/9 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरल और कर लीजिए। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए इसको मिटा के 30m + m को हम क्या लिख सकते हैं 31m लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 और 1 क्या था 31m और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए प्लस का 1 था और माइनस का 30 था, तो माइनस का क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए इसको आप क्या कर लो है ना, मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 9m, ठीक है, प्लस के अंदर 9, प्लस के अंदर 21 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 0 9 और ये देखिए 1890 आ जाएगा आपके पास, बराबर 31 को आप 5 से करेंगे तो ये देखिए 5 × 15 मतलब 155m। ठीक है, और माइनस के अंदर ये देखिए 29 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई आप है वो करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 को 5 से करेंगे तो 45 का 5 4 80 हो गई और 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, 145 आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, m वाली टर्म हो एक साइड कर लेना है और न्यूमरिक वैल्यू एक साइड कर लेनी है, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 155, ठीक है 155m है, 155 में से आप वो क्या घटाएंगे 9m वो घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 155 में से 5 है तो 150, 150 में से 4 तो 146m। ठीक है, और ये देखिए ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए प्लस के अंदर आपके पास क्या है 145 है, 145 में 9 भी जोड़ दो, है ना, 145 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपके पास 154 आ जाएगा और 154 में आप 1890 हो जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 4 9 और 5 14 का 4, है ना, 1 8 और 1 9 और 1 10 और 2। ठीक है, 2044 आपके पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब ये देखिए आपको क्या करना है, m का मान आपके पास क्या आ जाएगा 2044/146 और यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल आउट कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगा 1022 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 73। अभी देखिए 73 का आपको क्या देना पड़ेगा, भाग वो देना पड़ेगा, तो ये भाग आप दे लीजिए, ये आपके पास क्या आएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो एकदम छोटे छोटे प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2011 में आया था और आप देखेंगे तो रिपीट प्रश्न होते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा प्रश्न कोई आपको आगे वाले एग्जाम के अंदर वो मिल जाए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, अभी देखिए 2 चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी वीडियो के शुरू में कि समांतर माध्य से संबंधित एक तो प्रश्न ये जो हमने कर लिया ये बनता है, एक क्या बनता है कि सभी समांतर माध्यों का योग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हेडिंग वो लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए समांतर माध्यों का योग। ठीक है, समांतर माध्य पदों का योग, समांतर माध्य पदों का योग, समांतर माध्य पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना। तो इतनी देर तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, इतनी देर तक तो हम क्या कर रहे थे, जो हमने ऊपर काम किया वो तो सिर्फ समांतर माध्य निकालना सीखा है कि a1 a2 a3 a4 या फिर आपसे जैसे चौथे सातवें माध्य का अनुपात दे दिया तो n का मान पूछ लिया। इतनी देर तक तो हम ये कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, जो भी समांतर माध्य हैं, 4 समांतर माध्य हैं, 8 समांतर माध्य हैं, उनका योग आप किस प्रकार से निकालेंगे उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है। लेकिन आया कैसे वो हम पहले लिख लेते हैं, या फिर जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा। जैसे a तथा b, है ना, a तथा b के मध्य, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, a तथा b के मध्य n समांतर माध्यों, n समांतर माध्यों, समांतर माध्यों, समांतर माध्यों का योग, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, एक समांतर माध्य है ना, a + b का समांतर माध्य आपके पास क्या आ जाएगा a + b/2।
और इसको आप n से गुणा कर दो। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। a और b के मध्य n समांतर माध्य पद हैं, तो उन सभी का योग आपके पास क्या आएगा, a और b का समांतर माध्य ले लो a प्लस बी बाई टू, और उसको फिर आप n से गुणा कर दो। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट मैं लगा रहा हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। अब देखिए आया कैसे, वो थोड़ा सा तरीका भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए जैसे दो संख्या आपने ले ली, a ले लिया और ये b ले लिया, और इसके मध्य n समांतर मध्य आपने ले लिया, जैसे a1 a2 a3 और ये देखिए an, है ना। n समांतर माध्य है a और b के मध्य। अब आपको क्या करना है, समांतर माध्य पदों का योग आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास योग क्या आ जाएगा, एक मिनट, समांतर माध्य पद का योग, ठीक है। समांतर माध्य पद का योग आपके पास क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना, और डॉट 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 an। इन सबको आपको जोड़ना है। तो a1 का मान आप कैसे निकालेंगे, a1 है वो क्या है, पहला पद, प्लस सार्वंतर को आप उसी से गुना करते हैं, तो पहला पद है तो एक से गुना करो, तो एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, है ना। a3 का मान क्या आएगा, a प्लस 3d, और इसी प्रकार से आपके पास n में जो समांतर माध्य है उसका मान आपके पास क्या आएगा, a प्लस एन डी है वो आ जाएगा। अब a, ये देखिए a हो कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार और n बार आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, a हो कितनी बार है, n बार है ना। ये देखिए a एक बार है, दो बार है, तीन बार है, टोटल n पद हैं, तो n है वो, a है वो कितनी बार है, n बार है, तो n आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए जैसे d तो आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। जो d वाली टर्म है ना, ये देखिए एक तो ये रहा आगे, ये देखिए इस प्रकार से, है ना। तो d आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस, और ये देखिए कितनी तक आपको जाना है, n तक है वो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, है ना, जो आपके पास है प्राकृत संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है ना, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, एन ए प्लस डी, और यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास है वो क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। ये समान जो प्राकृत संख्या है उनके योग का फॉर्मूला ये है, आपको है ना, मैंने पहले लिखा दिया था। तो एक प्लस दो प्लस तीन सभी प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, एन इंटू एन प्लस वन बटा दो। अब देखिए जो समांतर माध्य है, यहाँ पर आपके पास सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए। सार्वंतर का फॉर्मूला ये देखिए आपके पास अभी भी हमने बात की है, बी माइनस का ए अपॉन क्या होता है, एन प्लस वन होता है। तो लगा दीजिए और आपके पास ये देखिए आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए बी माइनस का ए और नीचे क्या आएगा, एन प्लस वन, और इसके साथ ये देखिए गुणा में क्या चल रहा है, एन इंटू एन प्लस वन, और नीचे आपके पास क्या है, दो है, ठीक है। तो एन प्लस वन से एन प्लस वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये देखिए एलसीएम ले लो दो, एक मिनट, ये देखिए दो स्टेप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी माइनस का ए, साथ में आपके पास गुणा में क्या चल रहा है, एन चल रहा है, और नीचे आपके पास क्या है, दो है, तो एलसीएम ले लीजिए दो। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, या फिर एन तो मैंने कॉमन ले लिया पहले, ये देखिए इसके में भी एन है और यहाँ पर भी एन है, तो एन तो कॉमन ले लिया, और आपके पास ये देखिए फिर कोष्टक आप ओपन करेंगे, यहाँ पर दो एलसीएम ले लिया आपने, साथ में क्या आ जाएगा, टू ए प्लस बी माइनस का ए। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एन तो है ही बार, और यहाँ पर ये देखिए दो ए में से ए है वो घटा दिया, तो ए प्लस बी, और नीचे क्या आएगा, दो आएगा। और यही मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर वो लिखाया था सीधा, तो आप ये डायरेक्ट हो याद कर लीजिए, है ना, कि अगर आपको कोई भी दो संख्याएं दे रखी हैं उनके मध्य अगर आपको चार समांतर माध्य निकालना है, तो जो संख्या दे रखी है उनका समांतर माध्य ले लो और फिर उसको चार से वो गुणा कर दो। जैसे ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न वो बन सकते हैं ना। प्रश्न क्या है, प्रश्न वैसे मैं वीडियो को रोक के लिख लेता हूँ ना, दो तीन प्रश्न है ना, उसके बाद हम उनको सोल्व कर लेंगे एक साथ। तो ये देखिए दो तीन प्रश्न है ना, इसको कर लेते हैं और ये समांतर स्टडी फिर हमारी कंप्लीट है वो हो जाएगी, है ना। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक को 99 के मध्य 50 समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाते हैं तो समांतर माध्यों का योग पूछा है। तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है ना, एक को 99, इनका आप समांतर माध्य निकाल लो, और फिर एन का मतलब आपको 50 है वो दे रखा है, तो 50 से गुणा कर दो। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना, समांतर माध्य का योग, फॉर्मूला आपके पास क्या है, एन ए प्लस बी बाई टू, है ना, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ए का मान तो कितना है, ये देखिए ए का मान तो क्या है, एक है, और बी का मान कितना है, 99, तो एन का मान आपके पास ये देखिए 50 है वो दे रखा है, तो 50 गुना ए प्लस बी, 99 प्लस एक 100, ठीक है। या फिर अगर लिखना चाहें तो ये देखिए एक और स्टेप बढ़ा लो, एक प्लस 99 और नीचे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 50 इंटू 50, है ना। 99 प्लस एक 100 में दो का भाग देंगे तो 50 ही तो आएगा, और 50 गुना 50 मतलब 25 और शून्य 2500 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल आराम से आप कर सकते हैं। फिर देखिए एक और ये इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, यदि ए दो संख्याओं का समांतर माध्य है, ये देखिए आपको क्या दे रखा है, यदि ए है वो क्या है, दो संख्याओं का समांतर माध्य है,
एस उन दो संख्याओं के बीच एन समांतर माध्यों का योग है। तो आपके पास ये तीन कंडीशन दे रखी हैं। चौथी कंडीशन अगर आप लिखना चाहें तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है ना, या फिर नन। तो ये देखिए इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले दो संख्याएं मान लो, माना दो संख्याएं ए व बी है ना, माना दो संख्याएं ए व बी हैं, ठीक है, ए व बी हैं। अब आपको क्या दे रखा है, ए दो संख्याओं का समांतर माध्य है। तो ए का मान, दो संख्या आपने ए और बी मान ली, इसका आप समांतर माध्य निकालेंगे तो ए प्लस बी बाई टू। तो ए तो आपको ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा आपको क्या बोल रहा है कि एस उन दो संख्याओं के बीच एन समांतर माध्यों का योग है ना। एस का मान आपको, ये दो संख्या है ना ए और बी, इनके मध्य एन समांतर माध्यों का योग है, और समांतर माध्य दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्यों का योग निकालने का फॉर्मूला अभी भी हमने देखा है, एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। तो आपके पास ये देखिए एस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एस एन तो बाहर आ जाएगा, और ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये देखिए प्रश्न के अंदर दे रखा है, एस उन दो संख्याओं के बीच एन समांतर माध्यों का योग का फॉर्मूला है ना, ये आपने लगा दिया। तो ये दो चीज़ आपको दे रखी है, आप आराम से ना कंडीशन देख लो कौन सी फॉलो हो रही है, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एस बराबर आप देखेंगे तो आपके पास ये देखिए एस बराबर एन है ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एस है आपके पास, ये देखिए एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। अगर आप ए को भी एन से गुणा कर दोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो एस बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, एन ए आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, राइट आंसर है ना। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए है ना, फिर रिपीट हो सकता है प्रश्न। अब ये देखिए लास्ट है, सेकंड लास्ट है, आप टॉपिक मान सकते हैं समांतर श्रेणी में। इससे प्रश्न पहले आते थे, अभी वर्तमान में अगर आप एग्जाम देखेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है, इनमें नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन पहले की जो परीक्षाएं हैं 2011 है, 2012-13 के जो पेपर है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते थे कि समांतर श्रेणी के अंदर जैसे आपको दे दिया कोई समकोण है ना, त्रिभुज दे दिया, या फिर कोई तीन संख्या आपको दे दी और उसके बीच आपको सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, इस प्रकार के प्रश्न बनते थे है ना। तो ये कंसेप्ट हो वहाँ पर वो काम आएगा जब अगर आपके पास कोई भी समांतर श्रेणी है। जैसे तीन संख्याओं की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको तीन संख्याओं किस प्रकार से माननी पड़ेंगी। अगर आपको चार संख्या मान लीजिए, चार संख्याओं के मध्य कोई कंडीशन दे रखा है, जैसे ये देखिए प्रश्न कैसे आते हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आपको तीन संख्या दे दिया ना, तीन संख्याओं का योग आपको दे दिया है ना, तीन संख्याओं का योग मैंने जैसे आपको 10 दे दिया है ना, और तीनों संख्याओं का गुणनफल आपको जैसे मान लीजिए 30 है वो दे दिया। तो आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटी संख्या बताओ, या फिर आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ी संख्या, जो तीन संख्या है ना इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ये तरीका वो काम में लेना पड़ता है ना। तो इसके अंदर मान लीजिए अगर आपके पास तीन संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, एक संख्या है, तो इनके मध्य आपको फिक्स जो पद है ना वो किस प्रकार से आपको मानने हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर है ना देखनी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि समांतर श्रेणी में मान लीजिए तीन पदों की बात होगी, पांच पदों की बात होगी, तो जब पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो उसमें आपको पदों कौन से लेने पड़ेंगे। जैसे तीन पद अगर आपको मानने हैं ना, तीन पद अगर आपको मानने हैं तो कौन कौन से पद लोगे आप, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, ये पद आपको मानने हैं। अभी देखिए ये क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर आप इनको जोड़ोगे ना तो आपको ये देखिए डी से डी ओ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पहले पद ए का मान वो प्राप्त हो जाएगा, फिर जो भी कंडीशन आपको दे रखी है प्रश्न के अंदर वहाँ से आपके पास वो डी का मान आ जाएगा, और आप ए माइनस डी, ए प्लस डी है ना, सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो ए माइनस डी ओ निकाल लोगे, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो ए प्लस डी का मान वो निकाल लोगे आराम से। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना। प्रश्न हम करेंगे, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। अगर पाँच पद आपसे पूछ ले है ना, पाँच पद अगर बात कर रहा है तो पाँच पद कैसे मानेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ठीक है। मतलब इस प्रकार से पदों की संख्या आपको माननी है कि एक चीज़ वो कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए डी का है वो कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब प्रथम पद का मान आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए डी का मान वो कैंसिल आउट हो रहा है ना। ये देखिए माइनस का टू डी, ये प्लस का टू डी, ये माइनस का डी, ये प्लस का डी, तो यहाँ से भी आपको पहला पद आ रहा है। इसी प्रकार से अगर सात पद आ गए है ना तो किस प्रकार से लेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस का थ्री डी आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ए माइनस का फोर डी आएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये देखिए ए माइनस का टू डी आएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये देखिए क्या आएगा, एक मिनट ए माइनस का थ्री डी है ना, फिर ये देखिए ए माइनस का टू डी, फिर आपके पास ये देखिए ए माइनस का डी, फिर ए प्लस डी। लेकिन इतना बड़ा प्रश्न आता नहीं है ना, ज़्यादातर तीन पद या फिर पांच पद, सात पद का प्रश्न कभी नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आ जाए तो इस प्रकार से आपको पदों मानने हैं कि ए माइनस का थ्री डी, ए माइनस का टू डी, ए माइनस का डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी,
और a प्लस 3d। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए d है वो d वाली स्टेप वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास प्रथम पद का मान आ जाएगा। जो भी आपको प्रश्न के अंदर जो कंडीशन दी हुई आएंगे है ना, या तो 3 पदों का योग है या फिर कोई मान लीजिए पंचभुज है, सप्तभुज है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये देखिए प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पदों की संख्या वो माननी है। फिर अगर आपके पास मान लीजिए पदों की संख्या अगर सम है तो उसके अंदर आपको किस प्रकार से मानना पड़ेगा। जैसे 2 पद है ना, 2 पद अगर आपको मानने हैं तो ये देखिए आपको इस प्रकार से मानने पड़ेंगे a माइनस का d और फिर आपके पास ये देखिए a प्लस का d है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो d है वो d है ना कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास प्रथम पद आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको 4 पद मानने हैं तो आपके पास ये देखिए a माइनस का 3d, साथ में क्या आएगा a माइनस का d और साथ में क्या आ जाएगा a प्लस का d और a प्लस का 3d। इस प्रकार से आपको पदों मानने पड़ेंगे। ये देखिए इस प्रकार का प्रश्न बनता है ना, ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, बहुत बार आया है। टीचर्स बस की भर्ती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तो ये देखिए जो एपी है वो काफ़ी एग्जाम के अंदर आता है, तो वहाँ पर ये प्रश्न है ना बहुत बार रिपीट होता है कि पंचभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में दे रखे हैं जिसका सार्वंतर 20 डिग्री है, तो सबसे बड़ा कोण बताओ। तो कैसे करेंगे, ये देखिए कैसे करेंगे। आप पंचभुज है तो 5 कोण बनेंगे, मतलब आपको 5 पदों की एक जो समांतर श्रेणी है वो है ना 5 पद मानने पड़ेंगे। तो 5 पद कौन कौन से मानेंगे, ये मानेंगे ना, इस प्रकार से है ना ये चीज़ों काम में आती है। तो 5 पद मानेंगे तो ये देखिए पंचकोण है तो 5 कोण होंगे ना, पंचकोण। तो पंचकोण के अंदर ये देखिए 5 आपको मानने हैं, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी है ना, क्योंकि ये देखिए साफ साफ बोला है पंचभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में। तो पंचभुज में 5 कोण होते हैं। देखिए पंचभुज की आकृति जैसे इस प्रकार से होती है ना, ये क्या है पंचभुज है। एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। तो ये देखिए पंचभुज के जो ये 5 कोण है ना, ये 5 पद ही तो हो गए, एक पद ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पद आपको मानने हैं समांतर श्रेणी के अंदर। तो ये देखिए 5 पदों किस प्रकार से मान सकते हैं, a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस d, a प्लस 2d। तो ये देखिए आपके पास पंच कोण हो कौन कौन से आ जाएंगे, a माइनस का d, a प्लस d और साथ में क्या आ जाएगा a प्लस 2d आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये देखिए अब आपके पास ये a माइनस का 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये तो आपको दे रखा है। फिर ये देखिए एक चीज़ आपको दे रखी है सारवंतर, इन पांचों कोणों का सारवंतर का मान आपको प्रश्न के अंदर वो दे रखा है। डी का मान आपके पास क्या है 20 डिग्री वो दे रखा है। लेकिन इससे काम थोड़ी ना चल जाएगा, आपको ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी है ना ये जो पंचकोण है ना इनका योग आप देखेंगे। ये देखिए जो 5 कोण बनते हैं पंचभुज में, इन पांचों कोणों का योग क्या होता है ये आपको पता है। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग आपके पास 360 डिग्री होता है ना। तो इसी प्रकार से पंच कोण है ना, पंचभुज है, इसके पांचों अंतः कोण है, इनके योग का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। ये देखिए अंतः कोण निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आराम से आप निकाल भी सकते हैं। जैसे ये देखिए आपके पास क्या है त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है आपके पास 180 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 360 होता है। तो इसी प्रकार से ये देखिए फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ ताकि आपको मान लीजिए आगे है ना षटभुज है, सप्तभुज है, वहाँ पर भी काम आ सकता है, तो फॉर्मूला आपकी याद भी हो जाएगा। और मेरे को पता है आपको याद है भी है ना, लेकिन भूल गए हैं क्योंकि रिविजन नहीं किया है, काफ़ी दिन हो गया है ना पढ़े हुए। तो ये देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं और फॉर्मूला में लिख देता हूँ ना। ये देखिए बहुभुज में अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग फॉर्मूला क्या होता है आपके पास n माइनस 2 गुणा 180, ठीक है। n बहुभुज, ठीक है। ये देखिए n कोणों के बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है n माइनस 2 गुणा 180। अब यहाँ पर आपके पास क्या पंचभुज की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास पंचभुज में है ना, पंचभुज में n का मान क्या आ जाएगा, n का मान वो 5 आ जाएगा। अंतः कोणों का योग आपके पास क्या आएगा 5 माइनस का 2 मतलब 3, या फिर पूरा लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख लीजिए 5 माइनस का 2 गुणा 180, ठीक है। 5 माइनस 2 बराबर 3, 3 को आप 18 से गुना करेंगे तो 54 और साथ में 0, तो 540 डिग्री आपके पास क्या आ गया, सभी अंतः कोणों का योग आ गया। अभी देखिए सभी जो 5 कोण आपने जो माने हैं वो ये माने और इनका योग आप करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 540 डिग्री के बराबर आएगा। तो देखिए अतः a माइनस का 2d प्लस है ना सभी पंचकोण जो आपने मान रखे हैं उनका योग आपके पास क्या आएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, और ये किसके बराबर आएगा 540 के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपके पास ये देखिए 5a का मानो किसके बराबर आएगा 540 डिग्री के बराबर आएगा। और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 540 में आप 5 का भाग देंगे तो ये देखिए 1 और क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है।
ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 18 आ गई, सॉरी 1 मिनट, सॉरी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कर दिया है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास है 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग एक बार, और फिर ये देखिए भाग वो टूट जाएगा तो शून्य आ जाएगा, तो आपके पास 108 डिग्री है ना। ए का मान क्या आ गया 108 डिग्री आ गया। थोड़ी सी जगह कम है, इसको मैं थोड़ा नीचे किसका देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास है ए का मान आपने निकाल लिया। अब आराम से आप क्या निकाल सकते हैं, आपको सबसे बड़ा कोण पूछा है, ए का मान आपने निकाल लिया, डी का मान आपको दे ही रखा है, तो ये देखिए सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण आपके पास क्या आएगा, सबसे बड़ा कोण वो आपके पास आ जाएगा ए प्लस का 2d, ठीक है। तो ए का मान तो क्या है आपके पास 108 है, और 2 और डी का मान आपको प्रश्न में दे रखा है 20, तो ये देखिए 108 प्लस क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास 148 डिग्री क्या है राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता था कि सबसे छोटा कोण बताओ, तो सबसे छोटा कोण आपके पास a माइनस 2d आ जाता। अगर सभी कोण पूछते तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, यहाँ से आप सभी अंत है ना जो 5 कोण है वो भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पहले आते थे, अभी करंट जो एग्जाम लग रही हैं उनमें ऐसा प्रश्न नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ना ध्यान में रखना है। ओके, इसी प्रकार से देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में आपको दे रखी है ना, जिनका योग ठीक है 33 है, वह इनका गुणनफल 792 है, तो सबसे छोटी संख्या है। तो 3 संख्या है, तो 3 संख्या समांतर श्रेणी में 3 पद आपको कैसे मानेंगे, अभी भी हमने बात की ए माइनस का डी, ए प्लस डी। अब देखिए आपको योग है दे रखा है, तो ये देखिए इनको जोड़ेंगे तो ए माइनस का डी प्लस ए प्लस डी, इनका योग आपके पास क्या आएगा 33 आएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये डी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a बराबर 33, और ए का मान आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ए का मान आपने निकाल लिया, फिर आपके पास ये देखिए इनका गुणनफल आपको दे रखा है 792 है ना, इनका गुणनफल आपको दे रखा है 792, तो गुणनफल वो निकाल लीजिए। तो ये देखिए गुणनफल ए माइनस का डी, ठीक है, इसको आप ए प्लस डी बराबर किसके आएगा 792 के आएगा, ठीक है। 792 के है वो क्या आएगा बराबर आएगा। यहाँ से ये देखिए आपके पास वो क्या आ जाएगी वैल्यू, अब ए का मान तो आपने निकाल ही रखा है, तो ए का मान वो लिख दीजिए। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, ए का मान 11 आपने निकाल लिया, तो 11 माइनस का डी, ठीक है, गुणा क्या आएगा 11, गुणा क्या आएगा आपके पास 11 प्लस का डी, ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा 792 के बराबर आएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए 11 माइनस का डी और 11 प्लस का डी, और इस साइड ही देखिए 792 में आप 11 का भाग वो दे देंगे, तो आपके पास ये देखिए 11 7 77, ठीक है, 2 11 2 22, ठीक है, 72 आ गया। और ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सोल्व करना है यहाँ से, तो डी का मान आराम से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का आप फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 माइनस का क्या आएगा डी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है 72 है ही है ना। तो ये देखिए 72 माइनस का 121 आप करेंगे, तो ये देखिए माइनस का डी स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा 72 माइनस का 121, ठीक है। इस साइड भी माइनस की वैल्यू है, इस साइड भी माइनस का आएगा। ये देखिए 121 में से आप वो 72 घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है, 9 और 2 11 का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 49 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 49 और माइनस का डी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से डी का मान आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7 आ जाएगा। तो ये देखिए डी का मान आपने निकाल लिया, ए का मान निकाल लिया। अभी आपसे क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या ए माइनस का डी, तो ये देखिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मतलब पहले आते थे, ये आराम से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना, इसको इसे तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए ना। ये 11वीं वाली बुक के अंदर बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, और ये आपको पता ही है, जिसने भी कोर्स लिया है ना, वो उसको मैंने ग्रुप के ऊपर वो जोड़ दिया, तो वहाँ से आप वो जो पुरानी वाली बुक है 2010-11 वाली 17 में चलती थी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम है ना। ऐसे खूब सारे प्रश्न उससे बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या आपके पास वो क्या आ जाएगी ए माइनस का डी, ए का मान आपके पास 11 है, डी का मान आपके पास 7 है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 7 घटाएंगे 4, तो ये आपके पास क्या है राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप ना कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये देखिए लास्ट एंड फाइनल, अगर आपको ये देखिए जो करंट आप एग्जाम देखेंगे, जो इससे पहले वाली है ना 2018 वाली जो एग्जाम लगी थी, उसके अंदर यहाँ से प्रश्न आए थे ना, नोट लगा के आप नोट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 3 संख्याएं आपको, जैसे यदि ए बी सी है ना, यदि ए बी सी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में आपको दे रखी हैं, समांतर श्रेणी में, जैसे एक एग्जाम्पल से पहले मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपके पास है 1 3 5 है ना, ये 3 संख्याएं,
ये 3 संख्याएं आपके पास क्या है, समांतर श्रेणी में है, जिसका सार्वंतर क्या है, 2 है। ठीक है, अब अगर ये देखिए इन तीनों संख्याओं में आप कोई भी एक निश्चित संख्या को जोड़ देंगे, जैसे आपने क्या जोड़ दिया, 1 को जोड़ दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, प्लस 1 कर दिया, तो भी तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो तीनों में आपने कोई निश्चित नंबर को जोड़ दिया, तो भी आपके पास जो भी आएगा वो भी क्या आएगा, समांतर श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए इसमें आपने -1 है ना, कोई भी एक नंबर को घटा दिया, तब भी आपके पास जो श्रेणी आएगी वो क्या आएगी, एक समांतर श्रेणी आएगी ना। तीनों नंबर में से आप एक को घटाएंगे तो ये देखिए 0 2 4, ये भी क्या एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से मान लीजिए इसको आप किसी एक निश्चित संख्या से है ना गुणा करेंगे, जैसे इसको आपने 3 से गुणा कर दिया, तो भी आपके पास क्या आएगी, एक समांतर श्रेणी आएगी ना। ये देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, फिर आपके पास ये देखिए 15, तो यहाँ से ये देखिए 6 है ना सार्वंतर, यहाँ से भी 6 ही आएगा, तो ये भी आपके पास क्या है, सार्वंतर है ना। सार्वंतर नहीं, सॉरी, समांतर श्रेणी बन रही है। मतलब एक अगर आपके पास कोई भी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं, तो उसको आप अगर निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो भी समांतर श्रेणी आएगी, निश्चित संख्या घटाएंगे तो भी समांतर श्रेणी आएगी, अगर निश्चित संख्या से गुणा करेंगे तो भी समांतर श्रेणी आएगी। इसी प्रकार से अगर निश्चित संख्या से आप भाग देंगे, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आप 2 का भाग दे रहे हैं, तो भी आपके पास क्या आएगी, एक समांतर श्रेणी आएगी। ये देखिए चेक करते हैं, 1/2, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3/2 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, 5/2 आएगा। ठीक है, 2 का भाग दे दिया। अभी ये देखिए इसको चेक करते हैं, तो आपके पास सार्वंतर हम निकालते हैं, तो 3/2 माइनस का 1/2, ये किसके बराबर आएगा, 5/2 माइनस 3/2। तो ये देखिए आड़ू भाषा में है ना, आड़ू भाषा में हम बात करते हैं, तो देखिए 3/2 क्या है, 1.5 है, 1.5 में से आधा घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और ये देखिए 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है, तो 2.5 में से भी आप 1.5 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आराम से, मतलब ये चीज़ आपको मैं कंसेप्ट को क्या बता रहा था कि अगर आपके पास कोई भी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं, तो उसमें आप कुछ भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या से गुणा कर दो कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या से भाग दे दो कोई भी फर्क वो नहीं पड़ेगा, वो संख्याएं समांतर श्रेणी में ही रहेंगी। और ये कंसेप्ट वो काम करता है, 2018 वाली जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन वो आया था। ठीक है, और जो आपकी पुरानी वाली किताबें हैं उसके अंदर भी आपको 7-8 प्रश्न वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम शॉर्टकट की भी बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ है वो थोड़ी सी नोट कर लीजिए। अगर आपके पास ABC समांतर श्रेणी में है तो ठीक है, A+λ, B+λ, C+λ भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, भी समांतर श्रेणी में होंगे। अगर लिखना चाहें तो साथ में कोष्टक में लिख सकते हैं कि समान संख्या जोड़ने पर, लेमड़ा क्या एक समान संख्या है, आम से दिख रहा है ना, छोटे बच्चे तो हैं नहीं अब। ठीक है, इसी प्रकार से A माइनस का लेमड़ा, B माइनस का लेमड़ा, C माइनस लेमड़ा भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखिए प्रश्न आते हैं इस प्रकार से, ये है ना, इसी प्रकार से ये देखिए जो मैंने आपको बताया वही मैं यहाँ पर वो लिखा रहा हूँ। ठीक है, एक निश्चित संख्या से गुणा करने लेमड़ा से A लेमड़ा, B लेमड़ा, C लेमड़ा भी समांतर श्रेणी में होंगे। इसी प्रकार से देखिए आपके पास क्या आएगा, A पूर्ण लेमड़ा, B पूर्ण लेमड़ा और C पूर्ण लेमड़ा भी क्या होंगे आपके पास समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन में आपको लिखवाता हूँ। ये देखिए एक प्रश्न, जैसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और लास्ट में जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम अभी समांतर श्रेणी आज ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, फिर इन तीनों के मिक्सअप में ना, समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी भी सिलेबस में नहीं है, तो एक आध चीज़ जो कॉमन फॉर्मूला है वो हम देख लेंगे, क्योंकि इस हरात्मक श्रेणी का अलग से कोई फॉर्मूला होता नहीं है। समांतर श्रेणी की उल्टी क्या होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। तो हम तीनों के है ना, तीनों जो श्रेणी हैं इन तीनों के मिक्सअप में जो ऐसा सैनिक बुक के है ना प्रश्न है, जो भी अच्छे 20 30 40% जितने में होंगे वो मिक्सअप में हम कर लेंगे। इसके अलावा ओल्ड बुक वाले प्रश्न मैंने आपको ग्रुप के अंदर बताई दिया कि वहाँ पे मैंने सेंड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, अच्छी बुक है वो भी। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कई बार। ये देखिए जैसे पहला प्रश्न आपके पास है, यदि 1/p+r, सॉरी q+r, r+p, p+q समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो ठीक है, फिर ऑप्शन मिलेगा आपको, P, Q, R समांतर श्रेणी में होंगे, P, Q, R समांतर श्रेणी में होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा, जैसे P², Q² R² समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको जैसे मिलेगा P, Q, R गुणोत्तर श्रेणी में है ना, P, Q, R इन GP। ठीक है,
गुणोत्तर श्रेणी में है। और चौथा ऑप्शन जैसे इनमें से कोई नहीं, या फिर ये भी मिल सकता है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं ना। 2018 में शायद 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये देखिए, इसको एक तो क्या है, कॉमन तरीका है कि आपको ये दे रखा है ना, ये देखिए एक तो आपको जैसे ये दे रखा है कि ये चीज़ आपको दे दी समांतर श्रेणी में। अब एक तो समांतर श्रेणी की आप सीधी डेफिनेशन वो लिखा दो कि जैसे ए बी सी अगर आपके पास क्या है समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि 2b बराबर a प्लस सी। एक क्या है, जनरल है ना, जनरल फॉर्मूला समांतर श्रेणी का 2b बराबर a प्लस सी। इससे भी आप ये प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या आएगा, या फिर अगर ये कंडीशन नहीं लगाना चाहें तो इस प्रकार से जो ये कंडीशन का, ये देखिए 1 मिनट है ना, जो आपकी इच्छा हो ऑप्शन से भी करना बताऊंगा ना। ऑप्शन से किस प्रकार कर सकते हैं वो सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन जनरल सेंस वाला जो तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि है ना, दूसरे में से पहली संख्या घटाएंगे सार्वंतर है ना, और तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो भी मान क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब b माइनस ए बराबर सी माइनस का b, तो यहाँ से भी तो 2b बराबर a प्लस सी तो होता है। तो ये देखिए इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तरीका हम लगाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए बी सी है ना, ये चीज़ आपको दे रखी है प्रश्न के अंदर। और ये देखिए जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 1/r प्लस पी माइनस का 1/q प्लस आर बराबर आएगा 1/p प्लस क्यू, और माइनस के अंदर क्या आएगा, r प्लस पी आएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो r प्लस पी क्यू प्लस आर, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये देखिए इस साइड तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस आर आ जाएगा, माइनस के अंदर r माइनस का p आ जाएगा। इसी प्रकार इस साइड भी p प्लस क्यू और साथ में क्या आएगा r प्लस पी, एलसीएम ले लिया तो आपके पास ये देखिए r प्लस पी माइनस का p माइनस का क्यू। अब देखिए p से p कैंसिल आउट हो रहा है, r से r कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए q माइनस का p, ठीक है, और r प्लस का p, और नीचे आ रहा है q प्लस का r। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास आ रहा है r माइनस का q, और साथ में आपके आ रहा है p प्लस का q, और नीचे आ रहा है r प्लस का p। ठीक है, ये आपके पास वो वैल्यू आ रही है। ओके, अभी देखिए जो भी कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये देखिए r प्लस पी इस साइड भी है, r प्लस पी इस साइड भी है, तो ये देखिए ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो करना है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए q माइनस पी, पी प्लस क्यू। ठीक है, और इस साइड आपके पास r माइनस क्यू तो है ही, और इसको गुणा करना आपको q प्लस आर से। तो ये देखिए कोष्टक को हल कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा पी क्यू। माइनस के अंदर आपके पास क्या आएगा, सॉरी प्लस के अंदर है ना, ये देखिए क्यू को पी से किया तो पी क्यू, क्यू को क्यू से करेंगे तो की स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और माइनस के अंदर आ जाएगा पी क्यू। इसी प्रकार आर क्यू प्लस का आर स्क्वायर, माइनस के अंदर आर क्यू स्क्वायर, और माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आर क्यू प्लस ये माइनस, इसी प्रकार ये पी क्यू प्लस ये माइनस का पी क्यू, और ये देखिए क्यू है वो इस साइड आएगा तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर, और ये देखिए पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये देखिए किसकी कंडीशन है, समांतर श्रेणी की है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, अतः पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, और आर स्क्वायर ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि ये देखिए समांतर श्रेणी की डेफिनेशन तो है कि अगर आपके पास बीच वाली संख्या का जो दुगुना है वो आसपास वाली संख्याओं के योग के बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी की तो कंडीशन है। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, और ये देखिए आपके पास ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न वो कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है आपके पास, जैसे एक और तरीका, जैसे ये देखिए ऑप्शन से किस प्रकार कर सकते हैं। एक और प्रश्न मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखिए दूसरा प्रश्न है ना, ऑप्शन से भी बता देता हूँ एक और प्रश्न। जैसे ये देखिए ए 1/b प्लस 1/c, बी 1/c प्लस 1/a। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सी 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन वही सेम टू सेम है ना। ऑप्शन ए आपके पास जैसे ए बी सी समांतर श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जैसे आपके पास ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, इसी प्रकार से सी ओ डी भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आपके पास समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन से कोई भी आप ए बी सी है ये समांतर श्रेणी आप मान लो। जैसे 1 2 3 क्या है, जैसे कोई भी समांतर श्रेणी के अंदर 3 पदों ले लो, तो 1 2 3 आपने क्या ले ली, समांतर श्रेणी में ले लिया। तो इससे आपके पास ये देखिए ए बी सी का मान आपको लेना है। ए बी सी अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो ए का मान, बी का मान, सी का मान आप क्या लेते हैं। जैसे ए का मान आपके पास क्या मान लो, माना ए बराबर 1, ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर 2 है ना, और सी बराबर 4।
ये देखिए 3 संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में दे रखी हैं तो ऑप्शन से अगर आपको प्रश्न करना है ना तो आपको 3 संख्याएं माननी है, और समांतर श्रेणी में अगर 3 पद दे रखे हैं तो आपको ये मानना है ना। ये देखिए ये क्यों माना है, रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं तो आप क्या लिखते हैं, 2b बराबर किसके बराबर लिखते हैं, a प्लस सी के बराबर लिखते हैं। अब ये देखिए a और b और c, यहाँ से ये मान यहाँ पे वो लिखेंगे तो आपके पास ये देखिए 2 इंटू बी का मान आपने क्या माना है, 2 माना है, और a का मान आपके पास क्या 1 है, और c का मान आपके पास क्या है, ये देखिए c का मान, 1 मिनट सॉरी, ये देखिए बढ़िया रहा है ना, देख लिया, c का मान क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। तो a प्लस सी का मान 3 आएगा, तो देखिए 4 बराबर 4, मतलब अगर आपको 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं तो a का मान आपने 1 मान लिया, b का मान आपने 2 मान लिया, c का मान 3 मान लिया, तो यहाँ से ये प्रश्न क्या है, ये देखिए a b c का मान हो आपने, ये आपने मान लिया। अब इसके अंदर वैल्यू लिख देना, ठीक है। इसके अंदर अगर ये मान भी समांतर श्रेणी में आ जाए तब तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसका मान समांतर श्रेणी में नहीं आता है तो फिर आपको 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में माननी पड़ेंगी, उसका मान इसके अंदर लिखना पड़ेगा ए बी सी का, अगर वो समांतर श्रेणी में आ जाए तो फिर ऑप्शन नंबर बी हो सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे प्रश्न करेंगे, लेकिन ये तरीका आपको समझा रहा हूँ, ये तरीका आप ध्यान में रख लो। उसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी और पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में कॉमन दोनों के एक साथ प्रश्न करेंगे। अभी तो आपको पता है कि हम समांतर श्रेणी पढ़ गए हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होना है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको थोड़ी पता चल जाएगा कि अभी हमने समांतर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है, तो किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उसी प्रकार से आपको करना है। अभी देखिए समांतर श्रेणी ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो ये माना a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 3 आप मानते ही हैं। अब यहाँ पे वो वैल्यू लिख दीजिए, तो a का मान तो आपने के पास क्या 1 है, 1/b का 1/2 प्लस 1/c का मान 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए b का मान आपके पास क्या है 2 है, 1/c का मान मतलब 3 प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए c का मान 3 है तो 1/1 1/2, ठीक है। अब ये देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 तो एलसीएम है, ठीक है। तो 3 + 2 मतलब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। 6 एलसीएम है तो 3 + 2 5 ही तो आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 2 तो बाहर है, 3 एलसीएम है तो 1 + 3, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए 1 + आधा कितना होता है, ये देखिए 3 तो बाहर है और 3/2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए 5/6, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 और 1 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8/3, ठीक है। और यहाँ पर 9/2। अब देखिए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है ना, ये समांतर श्रेणी में, ये देखिए प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है समांतर श्रेणी, अगर ये समांतर श्रेणी में मिल गए तो फिर आपका जो आपने ए बी सी का मान बना है वो क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए सार्वंतर निकालते हैं, 8/3 - 5/6 ये किसके बराबर आना चाहिए, 9/2 - 8/3 के वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए 18 एलसीएम है या फिर 6 एलसीएम आ जाएगा ना, 18 क्यों 6 ही ले लो, है ना। 6 एलसीएम है तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 माइनस का 5, और इधर आपके पास ये देखिए 6 एलसीएम है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 18 माइनस का आपके पास क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ है ना, 6 है 2 3 तो 9 3 27 आएगा, सॉरी ये देखिए 18 की जगह 27 आएगा, ठीक है। 27 माइनस का 16, अब देखिए 16 में से 5 घटाएंगे 11/6, और 27 में से आप 16 घटाएंगे तो 11/6, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या आ रही है, बराबर आ रही है, मतलब ये संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में है, जो कि आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है, और ए बी सी आपने समांतर श्रेणी में माने हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस से देख लीजिए, तरीका भी बता दूंगा ना, तरीका से वैसे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तरीके से ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। तरीके से आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, जैसे ऊपर वाला हमने तरीके से किया था ना यहाँ पर, है ना, इसको आप तरीके से वो कैसे करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से निकालना मैंने आपको बता दिया, एक बार वापस से सुन लीजिए थोड़ा सा। आपको 3 संख्याएं है ना, a/1/b + 1/c, ये आपको प्रश्न दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी में दी हुई हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे या ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, या फिर एक तीसरा ऑप्शन मिलेगा ए बी सी हरात्मक श्रेणी में होंगे, और चौथा ऑप्शन मिलेगा कि नन ऑफ दीज। तो आप देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस वो लगा सकते हैं कि आपके सिलेबस में अब, है ना, जो हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो सिलेबस में नहीं है, तो वो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर नन ऑफ दीज है, वो तो आपको ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, तो वो भी नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, या तो समांतर श्रेणी या फिर गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के अंदर आप 3 पदों कैसे लेंगे, a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 3, तो ये आप ले लेंगे, है ना, समांतर श्रेणी से, ठीक है। फिर ये ए बी सी का मान जो भी आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है उसके अंदर आप वैल्यू लिख देंगे। अगर ये समांतर श्रेणी में ही रहता है तब तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मान लीजिए समांतर श्रेणी में नहीं आते, जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे 11/6 बराबर मान लीजिए 13/6 आता, और ये नॉट इक्वल टू है, फिर है ना सार्वंतर बराबर नहीं होता, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं मिलते। फिर आप क्या मानते, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में आप मानते a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर 4 है ना, c बराबर 4 लेते, है ना, a बराबर 1 लेते।
फिर अगर ये मान यहाँ पर लिखते और इसका मान अगर समांतर श्रेणी में आता, मान लीजिए इससे 11/6 बराबर 11/6 या कुछ भी जो भी मतलब सार्वंतर ये समांतर श्रेणी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न के अंदर बोल रखा है कि समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। तो अगर इनसे ये वैल्यू है ना a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 4, ये लेने पर अगर मान लीजिए आपके पास ये है ना समांतर श्रेणी में मिलते हैं, तो फिर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4-5 प्रश्न और करेंगे, उससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम साथ में करेंगे ना, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ लें पहले और फिर ऐसे प्रश्न और बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। 2016 में था, 2018 में था, लेकिन 2022 वाले एग्जाम में नहीं था। लेकिन उससे पहले वाली जो एग्जाम आप देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, दोनों में इस प्रकार के प्रश्नों मिले हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा हम प्रैक्टिस वो करेंगे, है ना, इससे प्रश्नों की। अभी ये होमवर्क के रूप में इसको आप तरीके से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है एकदम वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आप कमेंट कर देना कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आगे वाले वीडियो के अंदर मैं वापस से आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।